तीसरे चरण का प्रचार भी समाप्त हो गया है। कल मतदान तीसरे चरण का होगा। देश भर में मतदान की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े उत्साह के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता ने मतदान किया है, इसकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। बंगाल में भी करीब करीब एवरेज दोनों चरणों में 81% से ज्यादा मतदान हुआ है और मतदान के रुझान स्पष्ट बताते हैं कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रचंड लहर देखने को मिल रही है और एक बड़ा परिवर्तन बंगाल की जनता करने जा रही है। उसके संकेत स्पष्ट रूप से मिलते हैं। अब तक का चुनाव प्रचार और जनता के बीच में जो चुनाव के मुद्दे उभर कर आए हैं, वो चुनाव जनता के बीच में देश की सुरक्षा कौन कर पाएगा, इसके बारे में जनता मैंडेट देने जा रही है। इस प्रकार के रुझान आए हैं। एक और, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए स्पष्ट नीति देश की सुरक्षा के लिए घोषित कर 5 साल में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये नीति को जमीन पर उतारने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार सफल हुई है और हमने हमारे संकल्प पत्र के अंदर इस नीति को और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का वादा देश की जनता के सामने किया है। दूसरी ओर, बिखरा हुआ विपक्ष, हर पार्टी विपक्ष की अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर देश की सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चुप दिखाई पड़ती है। ऐसे मसले जिसका जवाब देश की जनता चाहती है, इस पर कोई स्पष्ट नीति या स्पष्ट वादे लेकर विपक्ष जनता के बीच में नहीं आया है। विपक्ष के घोषणा पत्र का, विपक्ष के मैनिफेस्टो का एनालिसिस करते हैं तो उसमें देश की सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट नीति का अभाव दिखाई पड़ता है। दूसरा, नेतृत्व के बारे में भी ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही हैं। मोदी जी का नेतृत्व देश भर की जनता ने ये 5 साल में अनुभव किया है। एक निर्णायक नेतृत्व हमने देने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। एक पारदर्शी नेतृत्व देने का हमने प्रयास किया है। एक संवेदनशील नेतृत्व, गरीबों के लिए मन में संवेदना रखने वाला नेतृत्व देने का हमने सफल प्रयास किया है और इन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता ने स्वीकारा है। कठोर फैसले लेने वाला, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अर्थतंत्र की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करने के लिए कठोर फैसले लेने वाला नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है। विपक्ष के पास नेतृत्व का अभाव है। ना विपक्ष अपना कोई एक नेता देश के सामने रख पाया है, ना नीति रख पाया है। तीसरी बात, गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो 5 साल के अंदर परिणाम लक्षी काम नीचे तक पहुंचे हुए करे हैं, इससे देश के 50 करोड़ गरीबों के अंदर एक स्पष्ट मैसेज गया है और हमारे संकल्प पत्र ने भी इसमें एक बड़ी हामी पुराने का काम किया है कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के लिए अपनी गति और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हम देश की जनता के सामने लेकर गए हैं
कि जब देश की आजादी के 75 साल समाप्त होंगे 2022 के अंदर, उस वक्त देश के अंदर आजादी के 75वें साल के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास गैस नहीं होगा, एक भी परिवार हो ऐसा नहीं होगा जिसके पास अच्छा पीने का पानी नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं होगी, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं होगी, और एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके स्वास्थ्य की चिंता केंद्र सरकार के द्वारा की नहीं गई। तो एक और 5 साल के किए हुए कंक्रीट काम गरीब कल्याण के लिए, और दूसरी ओर एक खोखले वादों का, ये दोनों के बीच में देश की जनता ने निर्णय करना है। इस प्रकार की ये चुनाव के अंदर अभी तक का जो दृश्य है वो उपसा है। चौथी बात, ये 5 साल के अंदर देश के सम्मान को दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम, देश के सम्मान को दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी इस बात को आगे ले जाने के लिए बहुत सारा रोड मैप, एक कॉन्क्रीट रोड मैप लेकर हम देश की जनता के सामने गए हैं। और दूसरी ओर बिखरा हुआ वोट बैंक, बिखरा हुआ विपक्ष, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और केवल सत्ता प्राप्त करने की चिंता के आसपास उनका मैनिफेस्टो, इनके इर्द गिर्द इनका मैनिफेस्टो उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। हमने डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी और गहराई के साथ दोहराया है। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है और एनडीए के साथी ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी आज भी हमने बरकरार करी है। जिन पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, वो पार्टियां देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती हैं। दूसरी ओर जो बिखरा हुआ विपक्ष है, हर पार्टी परिवारवाद से घिरी हुई नजर आती है। अपने परिवार के लोगों को ही आसीन करने के लिए उनके चुनावी एजेंडे दिखते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के महत्वपूर्ण मसलों के लिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति लेकर आई है, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे धारा 370 और 35A को हटाने की बात। ये किसी भी बात पर हमारा संकल्प पत्र कोई कंफ्यूजन नहीं रखता है। क्रिस्टल क्लियर नीति हमने चारों मुद्दों पर अपनाई है। टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर हम जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। एनआरसी को देश भर के अंदर एनआरसी को इंप्लीमेंट कर एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की रचना करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आसपास के देशों से वहां की धार्मिक लघुमती जो यहां शरणार्थी बनकर आई है, इनको नागरिकता देने के लिए भी हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए हैं, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, वो सबको हम नागरिकता देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर स्पष्टता से संकेत दिए हैं। धारा 370 और 35A के लिए भी हमने हमारा कमिटमेंट दोहराया है। जब भी नई सरकार बनती है, वो धारा 370 और 35A को बदलने के लिए निश्चित रूप से, प्रभावी रूप से कदम उठाएगी। जहां तक बंगाल का चुनाव है, बंगाल के 2 चरण के चुनाव में ममता बनर्जी ने, अब उनकी बौखलाहट स्पष्ट रूप से नजर आती। 2 चरण के चुनाव में ममता दीदी को अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और वही हताशा से प्रेरित होकर
वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रही है। सभी लोकतांत्रिक तरीकों का बंगाल के अंदर दफन करने वाली ममता दीदी आज लोकतंत्र की बात कर रही है। वो देखकर कम से कम मेरे जैसे कार्यकर्ता को बहुत अच्छा लगता है कि ममता दीदी को अब लोकतंत्र याद आ रहा है। स्थिति यह है कि हमारी रैलियों को परमिशन नहीं दी जा रही है, हमारे नेताओं के हेलीकॉप्टरों को जमीन पर उतरने की परमिशन न देने वाली ममता बनर्जी आज स्थिति हो गई है कि उनकी रैलियों को जनता परमिशन नहीं दे रही है। कई जगह पे रैली रद्द कर उनको पैदल मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि रैलियों में भीड़ नहीं उमड़ रही। मीडिया भी मजबूर है ममता दीदी का स्टेज ही दिखाने के लिए, क्योंकि भीड़ दिखाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति हुई है। तो उनकी रैलियों में कहीं भीड़ नहीं दिखाते हैं, सिर्फ स्टेज दिखाते, ये स्थिति आई है। उन्होंने मतदाताओं के मन में डर का माहौल पैदा करने का पूरा प्रयास किया है, घटनाओं के आधार पर किया है, प्रचार के आधार पर किया है। मगर मैं बंगाल के मतदाताओं का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और उनको आश्वासन भी देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के तत्वाधान में ये न्यूट्रल चुनाव होने जा रहे हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपने मत की अभिव्यक्ति डरे बगैर बेखौफ करनी चाहिए। और पूरे के पूरे गांव जब इकट्ठा होकर वोटिंग करने जाते हैं तो कुछ गिने चुने गुंडे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बंगाल के ग्रामीण मतदाताओं को अपील करने आया हूं, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मतदान केंद्र पर जाना चाहिए और अपने मत का डर के बगैर अभिव्यक्ति करना चाहिए, अपने मत को अभिव्यक्त करना चाहिए। हर जगह पर सीआरपीएफ तैनात है, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लोकतंत्र के प्रहरी बनकर खड़े हैं। बंगाल के मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि बंगाल की जनता ने ये जो भय का माहौल खड़ा किया है, टीएमसी ने इसका मुकाबला करने के लिए। और ममता दीदी कहती है कि ये चुनाव बंगाल का चुनाव नहीं है, ये देश भर का चुनाव है। मैं भी यही कहना चाहता हूं, परंतु बंगाल के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल के अंदर कानून और व्यवस्था की जिस प्रकार से स्थिति ममता बनर्जी ने करी है, ममता दीदी ने करी है, अब सबको लगता है कि कम्युनिस्ट तो अच्छे थे। इस प्रकार के वातावरण की निर्मित ममता दी ने की है। बंगाल की संस्कृति के साथ तुष्टीकरण की वोट बैंक ने, एपीसमेंट की वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने बंगाल की संस्कृति को दबाने का, तहस नहस करने का, नष्ट करने का काम किया है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने डेमोक्रेसी के अंदर अपना रोल छोड़कर पॉलिटिशियन का रोल ले लिया है, राजनेताओं का रोल लिया। राजनेता मौन है, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ही तंत्र को चला रही है। बाबूशाही ये बंगाल के लोकतंत्र को हड़प कर गई है। नारदा, शारदा, सिंडिकेट राज, इसने बंगाल के अंदर एक भ्रष्टाचार का भयंकर माहौल खड़ा किया है और बंगाल की जनता ये भ्रष्टाचार के माहौल से त्रस्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट 1.001% भी आगे नहीं बढ़ा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नीचे जा रहा है। और जिस प्रकार से हिंसा ने यहां अपनी जगह बनाई है, इसमें लोकतंत्र भी बहुत आहत हुआ है। पंचायत के चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 37% लोग अपना मत नहीं दे पाए। इस प्रकार की डेमोक्रेसी बंगाल के अंदर ममता दी ने बनाई है। हाईकोर्ट को ऑर्डर करने पड़ते हैं कि व्हाट्सएप पर आप पर्चा ले लो, क्योंकि पर्चा भरने के लिए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। शिशुपाल की हत्या जब उनको लटकता हुआ देखते हैं तो कल्पना आती है ये शिशुपाल का शव नहीं लटक रहा है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है। त्रिलोचन महतो, राजेश और तापस बर्मन, ये पूरी एक सीरीज का अंतिम उदाहरण शिशुपाल है। मित्रों, मैं मानता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये चुनाव देश के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है,
देश को टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर शुमार करना है, देश को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो अब आज हम पहुंचे हैं उसको और आगे बढ़ाना है, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, देश के अंदर गरीबी का उन्मूलन करना है। परंतु बंगाल के अंदर तो लोकतंत्र बचाने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और वो दूसरा, बंगाल के घुसपैठियों की जो समस्या है इसको ममता बनर्जी समाप्त नहीं कर सकती। बंगाल के अंदर से घुसपैठियों को निकालने का अगर कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और बंगाल के अंदर जो करोड़ों की तादाद में शरणार्थी आए हुए हैं उनको नागरिकता देकर अगर सम्मान दिलाना है, उनको अपना भाई बनाकर भारत के अंदर प्रस्थापित करना है सम्मान के साथ, तो वो काम भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। बॉर्डर पर गो तस्करी रोकनी है, नशे की तस्करी रोकनी है, तो मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के अलावे पॉलिटिकल विल बंगाल की किसी पार्टी में नहीं है जो बॉर्डर पर गो तस्करी रोकेगा, घुसपैठ रोकेगा और नशे की तस्करी को रोकेगा। सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को फिर से एक बार सम्मान के साथ रिस्टोर करने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है। तुष्टीकरण सिंह की वोट बैंक के लोभ के बगैर, अपीसमेंट पॉलिटिक्स के मोह के बगैर बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित कर फिर से पूरे विश्व में और भारत में गौरव का स्थान अगर कोई दिला सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। और बंगाल को विकास के रास्ते पर जो आजादी के वक्त जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन फिर से एक बार प्राप्त करने के रास्ते पर बंगाल को कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ले जा सकती है। ये 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल में 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन रोड की सुविधा लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। पश्चिम बंगाल में 2,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया है। इसके लिए और 1200 करोड़ का खर्च किया है। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता 68 साल पुराना एक विवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और एन्क्लेव्स में रहने वाले लाखों लोगों को एक राहत का संदेश पहुंचा है। रेलवे बजट सिर्फ 14 से 18 का 5,400 करोड़ से ज्यादा बंगाल के लिए रखा गया है। कलकत्ता का मेट्रो प्रोजेक्ट पर 12,500 करोड़ रुपया लगाया गया है। स्वामी विवेकानंद ट्रेन की शुरुआत की है। अक्टूबर 2014 में विशेष तीर्थयात्री पर्यटन ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। 2015 में 500 मेगावाट का एक सोलर पार्क भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने लगाया है। केंद्रीय सहायता से पश्चिम बंगाल में हावड़ा, न्यू टाउन कोलकाता, मध्यग्राम में 3 सोलार सिटी विकसित करने का काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर स्थित इसको स्टील प्लांट को आधुनिकीकरण और एक्सपांशन किया गया है। सागरमाला के 41 प्रकल्प के माध्यम से बंगाल के पूरे नक्शे को एक विकसित बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जल मार्ग विकास परियोजना के तहत नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया तक इसको मंजूर किया गया है। ताजपुर पूर्व मेदिनीपुर में न्यू डीप सी पोर्ट को बनाने का निर्णय लिया गया है। हल्दिया पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट को आधुनिक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। एक्सप्रेसवे पानागढ़ से दुर्गापुर से हल्दिया तक का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्रूव किया है। और कोलकाता पोर्ट से रोड कनेक्टिविटी भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोलकाता डॉकयार्ड तथा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को रेल कनेक्टिविटी देने का काम शुरू हो गया है। हल्दिया में LNG की फैसिलिटी को दिया गया है। न्यू ICD डेवलपमेंट इन नॉर्थ बंगाल
दार्जिलिंग के अंदर ये शुरू किया गया है। कोलकाता में इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट बेस्ड लेदर एंड फुटवेयर क्लस्टर को बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मुझे बड़ा दुख है कि जिस योजना से पूरे देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा जो नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, वो आयुष्मान भारत योजना को बंगाल के गरीबों से दूर रखने का काम ये ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार कर रही है। मैं बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि चुनाव देश के लिए तो निर्णायक है ही, परंतु बंगाल के अंदर लोकतंत्र को रिस्टोर करने के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और সরকার, আপনি সরকার, সমাজ সফেদ রাখতে ভোট দিন, দেশ করতে। নতুন সফেদ অ্যাডভান্স পাওয়ারফুল এক্স যুক্ত সফেদ ডিটারজেন্ট থাকো ব্র্যান্ড নিউ। एक मिनट मैं स्पष्टता कर दूं। आप पश्चिम बंगाल में शायद रहती है, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारा फोकस पश्चिम बंगाल है। हमारा फोकस पूरा भारत है। पूरे भारत में हम दौरे कर रहे हैं। भाजपा के नेता पूरे भारत में जा रहे हैं। चूंकि ममता बनर्जी एक राज्य की नेता है तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में जा रही। हमारे दौरे पूरे भारत में हो रहे, परंतु ये बात सही है कि विशेष फोकस बंगाल पर है और इस बार बंगाल के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर लोकतंत्र को रिस्टोर करना है। अब एक मिनट, अब आगे पूछिए। देखिए, आप कुछ भी सवाल पूछ सकती है। बीजेपी में सीटें, यूपी में बीजेपी को कम सीटें मिलने नहीं जा रही है। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का माहौल टीएमसी ने बनाया है, वो माहौल के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। हम बंगाल के अंदर लोकतंत्र को रिस्टोर करना चाहते हैं। हम बांग्लादेशी शरणार्थियों को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। हम बंगाल के अंदर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम बंगाल के अंदर विशेष फोकस करेंगे। अमित जी, एक सेकंड। $22,000 लोग जेट एयरवेज का 22,000 लोग का काम गया हुआ है। तो नरेंद्र गोयल को भी आपने जाने दिया और अभी भी जो जितने लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। एसबीआई ने उनको हेल्प नहीं किया। तो यहाँ पे भी जो वेस्ट बंगाल में भी जो लोग हैं, वो भी जो चीट फंड स्कैम्स हुए हैं, उनके परिवार वेट कर रहे हैं कुछ हेल्प के लिए। नहीं, चीट फंड के सारे जो आरोपी हैं, देखिए, चीट फंड हुआ बंगाल के अंदर। स्थानीय प्रशासन ने पूरे प्रमाण, पूरे प्रूफ नष्ट कर दिए। यही तो हमारी लड़ाई है। हमारा व्यक्तिगत लड़ाई किसी ने नहीं है। यहां की पुलिस ने पहले सारे प्रमाण नष्ट कर दिए हैं। ना ममता दीदी चाहती है कि चिट फंड की जांच हो। हम तो चाहते हैं चिट फंड की जांच हो। जैसे ही यहां पर ममता दीदी की सरकार नहीं होगी, चिट फंड के सारे आरोपियों को अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। अमित जी, बस अब बहस नहीं हो सकती बहन जी, आपका सवाल हो गया। अमित जी, एक सेकंड भाई, बोलो ना, आप नाम बोलो। क्या एक सेकंड भाई, अरे भैया, कम से कम एक सेकंड, कम से कम प्रेस वार्ता में तो डेमोक्रेसी रखिए। टीएमसी का कल्चर यहाँ पर भी कहाँ ला रहे हो? एक एक कर पूछिए जरा। अमित जी, तमाल शाह फ्रॉम टाइम्स नाउ। सर 2 सवाल है। नाम बोलो ना भाई। सर तमाल शाह फ्रॉम टाइम्स नाउ। सर 2 सवाल है।
पहला सवाल ये रायगंज में हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन में दिखा कि कुछ गांव में पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट नहीं देने दिया गया और इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस पंचायत लोगों की एलेज रोल रहा है। ये है पहला सवाल था। तृणमूल कांग्रेस क्या? तृणमूल कांग्रेस की पंचायत के लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट नहीं डालने दिया। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं बंगाल के अंदर लोकतंत्र स्वतंत्र नहीं है, लोगों के मत का गला घोंटने का काम किया जा रहा है। मैं बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि जरा भी भय मन में रखे बगैर बेखौफ होकर मतदान करिए। पूरे गांव ने साथ में निकलकर मतदान करना चाहिए। चुनाव आयोग ने पुख्ता व्यवस्था करी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, इसीलिए ममता दीदी बौखलाहट में। अमित जी, दूसरा सवाल था ये बोलो यार, क्या सर राहुल गांधी कहां बोल रहे हो? सर राहुल भाई कोई एक पूछोगे तो सुनाई पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर आई सेड 2 क्वेश्चन। सर राहुल गांधी का जो एफिडेविट है उसको अमेठी में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने चैलेंज किया है। उनको कहा गया है कि उनका सिटीजनशिप और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर उनको साफ होना है बिकॉज उस पर डिस्प्यूट है। आपका कमेंट सर, राहुल गांधी एफिडेविट। नहीं, इसमें मेरा कोई कमेंट करने का सवाल ही नहीं है। वो रिटर्निंग ऑफिसर को देखना है। किसी निर्दलीय ने आपत्ति की, मैं मानता हूं अगर आपत्ति है और सवाल पूछे गए तो सबने जवाब देने चाहिए। अमित जी, रिपब्लिक टीवी से सुरयाग्नि रॉय। अमित जी, रिपब्लिक टीवी से सुरयाग्नि रॉय। सलमान खुर्शीद ने एक बीजेपी के नेता को बाटला हाउस के ऊपर डिबेट के लिए चैलेंज किया है। उनका यह मानना है कि वो किसी गौशाला में भी डिबेट करने के लिए राजी है ताकि ये पता चल जाए कि गांवों का उसका सपोर्ट किनके साथ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऐसी ऊंची बातों पर टिप्पणी नहीं करता। देखिए, बाटला हाउस का जहां तक सवाल है, बाटला हाउस एनकाउंटर यूपीए के समय में हुआ, उनकी सरकार ने किया। अब सलमान खुर्शीद हमें सवाल कह रहे हैं। मेरा तो कांग्रेस पार्टी से यह सवाल है कि बाटला हाउस का जब एनकाउंटर हुआ, सोनिया जी को रोना आ गया बाटला हाउस के आतंकवादियों के मरने पर, जबकि अपना एक पीआई, बहादुर पीआई वहां शहीद हो गया, उसके मृत्यु पर रोना नहीं आया। इस पर कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए। एक मिनट बहन जी, पूछिए। फ्रॉम ए समय न्यूज़पेपर, आप बार बार बोल रहे हैं एक ही बात कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आप एनआरसी कोशिश नहीं करेंगे, निकालेंगे। फाइन। आपने जो बोला है, जो असम में एनआरसी का जो फाइनल ड्राफ्ट आया है, वहां पे देखा गया है 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 1.9 करोड़ का नाम आया है, जिनमें बहुत सारे हिंदूज भी है, जो बहुत सारे वहाँ के रहने वाले लोग भी है। बंगाल के जो लोग हैं, जो शरणार्थी है, वो कैसे ये आपका जो अभी दावा है उसका विश्वास कर ले और कैसे आपके ऊपर भरोसा रखे कि आप उनका नाम नहीं निकाल देंगे? हाउ यू कमेंट ऑन दैट? हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। इसकी कॉपी आपको बाद में भारतीय जनता पार्टी दे देगी। इसके अंदर स्पष्ट प्रोविजन किया है कि पड़ोस के देशों से जो भी वहां की रिलीजियस माइनॉरिटी है, अपने धर्म को और अपने सम्मान को बचाने के लिए यहां शरण लेती है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, वो सभी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां की सिटीजनशिप देंगी। अभी ममता बनर्जी और कांग्रेस के विरोध के कारण ये बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया है। 2020 में राज्यसभा का मानचित्र बदलेगा, स्टैटिस्टिक बदलेगा। हम ये बिल को पारित कराकर देश में जितने भी शरणार्थी हैं सबको भारत की नागरिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा कमिटमेंट भी है। हम पार्लियामेंट में बिल भी लाए हैं और ये बिल कानून बनकर रहेगा। बस बहस नहीं हो सकती, बहस नहीं हो सकती। सवाल का जवाब दे दीजिए। रोहित खन्ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर ये आपने पहले कहा था कि 23 सीट यहां से प्राप्त होंगे, लेकिन पहले नहीं, एक सेकंड, 23 नहीं कहा है, मिनिमम 23। सर पहले तो चरण रहे हैं, वहां पे काफी सारे वायलेंस का एलिगेशन हुआ है, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि ये संभव है? और दूसरा कि ये भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे बोले हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ की सरकार उसका बहुमत खो बैठेगी, तो इस पे आपका राय क्या है? देखिए, जहां तक वायलेंस के बावजूद भी 23 का आंकड़ा पार करने का सवाल है,
वायलेंस की एक सीमा होती है लोकतंत्र के अंदर। जब मेजोरिटी जनता तय करती है कि परिवर्तन करना है, तब इसको कोई नहीं रोक पाता। ममता दी को तो ये मालूम है, इसलिए मालूम है कि कम्युनिस्टों ने भी वायलेंस करते थे, कम्युनिस्ट भी रेगिंग करते थे, मगर जनता ने जब तय किया कि कम्युनिस्टों को निकालना है और तृणमूल कांग्रेस को लाना है, तो कम्युनिस्ट रोक नहीं पाए। इस बार जनता ने तय किया है कि टीएमसी को हटाना है, मोदी जी का साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। निश्चित रूप से जितना भी रेगिंग करना वो करने का प्रयास करे, कर नहीं पाएंगे। जनता जागरूक हो चुकी है अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए, और अब प्रथम चरण के बाद जो एक्सपीरियंस आया, सभी राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा, चुनाव आयोग ने भी लगभग 90% से ज्यादा बूथों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की दिशा में बंगाल का चुनाव तीसरे चरण से आगे बढ़ रहा है। सामंतक आनंदबाजार। सामंतक घोष आनंदबाजार पत्रिका। ममता बनर्जी सेइंग दैट चुनाव आयोग यहाँ पे जैसे काम कर रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक, और दो है बोल रहे हैं कि जो चुनाव आयोग का जो ऑफिसर्स है वो बीजेपी वर्कर्स के लाइक काम कर रहे हैं। तो आपका इसके ऊपर आपका चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र पूरा हिंदुस्तान है, पूरा भारत है। हम पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे भारत में हमारे विरोधी भी है, वैचारिक विरोधी भी है, और सब जगह चुनाव हो रहा है। किसी भी राज्य ने कंप्लेन नहीं किया, सिर्फ ममता बनर्जी कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी को जो रेगिंग करना है, करते हुए चुनाव आयोग बीच में रोड़ा बना है, इसलिए वो निरर्गल आरोप लगाने का प्रयास करिए। अगर चुनाव आयोग ही ऐसा होता तो महाराष्ट्र में भी कंप्लेन आ सकती थी, तमिलनाडु में भी आ सकती थी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी आ सकती थी, बिहार में भी आ सकती है। क्यों कहीं से कंप्लेन नहीं आती? सिर्फ ममता बनर्जी के लिए ही चुनाव आयोग ऐसा है? इसका मतलब है उनकी रेगिंग की प्रक्रिया को गंभीर चोट चुनाव आयोग ने अपने निष्पक्ष स्टैंड के कारण पहुंचाई है। इसीलिए मैं जनता को कहता हूं कि भय रखे बगैर अपने मत की अभिव्यक्ति। दीपक घोष एबीपी आनंद। सर, मैं दीपक घोष एबीपी आनंद। मेरा सवाल यह है कि आप बार बार जब कहते हैं कि बंगाल में आप एनआरसी करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक आतंक का माहौल इसलिए पैदा होता है कि असम में एनआरसी किया गया और वहाँ डिटेंशन कैंप में जितने सारे लोगों को रखा गया, अत्याचार के शिकार हुआ, उसमें से एक भारी मात्रा के लोग जो है वो रिफ्यूजी है, वो हिंदू है, वो बंगाली है। इसलिए यहाँ के जो रिफ्यूजी है, बंगाली हिंदू लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है यहाँ भी एनआरसी होगा तो हमको भी इसी तरह की स्थिति को झेलना पड़ेगा। जरा भी झेलना नहीं पड़ेगा। पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। ईशान देव आनंद। और मीडिया भी भय को कम करने का काम करे, जरा मेरी बात को इन्वर्टेड कॉमा में पहुंचाइएगा, भय बढ़ाइएगा नहीं। Amit ji, this is Ishan from Anandabazar Digital. Ishan from Anandabazar Digital. Amit ji, Mamata Banerjee has said that a parallel government is being run in West Bengal, and 2 officers are being sent from Delhi, and she has also said that हम इसका बदला लेंगे इलेक्शन के बाद। ममता जी भूल गई है, जब वो चुनाव जीती ना, तब इससे ज्यादा ट्रांसफर्स हुए थे, इससे ज्यादा ऑफिसरों को स्पेशल ऑब्जर्वर करके भेजा गया था, तब वो चुनाव जीती थी। उस वक्त क्या था? पैरेलल गवर्नमेंट थी क्या? जब आपकी गुंडई रोक ली जाती है, आपका रेगिंग रोक लिया जाता है, तब आपको पैरेलल गवर्नमेंट दिखाई पड़ता है। जब आप विक्टिम थी और चुनाव आयोग ऐसी ही का आपको प्रोटेक्ट करता था, तब आपको अच्छा लगता था।
और मुझे लगता है कम से कम जर्नलिस्टों ने सारे फैक्ट बंगाल की जनता के सामने रखने चाहिए। स्पॉन्सर्ड सवाल टीएमसी के करने की जगह जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, मुझे लगता है आपने भी थोड़े रखने चाहिए भैया। आपका भी दायित्व है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। राजू बर्तमान राजू हेलो सर, राजू चक्रवर्ती फ्रॉम वर्तमान न्यूज़पेपर। सर, अगर इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी को स्पष्ट बहुमत ना मिले और ममता बनर्जी बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो तो आप सपोर्ट लेंगे क्या? क्वेश्चन डज नॉट अराइज स्पष्ट बहुमत न मिलने का। हम अभी से बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं दुनिया भर में, देश भर में घूमता हूं, हर राज्य में जाता हूं। मोदी जी के साथ पूरे देश की जनता चट्टान की तरह खड़ी। प्रदीप्त पीटीआई। सर, दिस इज प्रदीप्त फ्रॉम पीटीआई। मेरा एक सवाल है कि आप जब भी वेस्ट बंगाल आते हैं तो आप बोलते हैं कि जो चिटफंड के जो आरोपी है उनको सजा दिया जाएगा जब बीजेपी का सरकार आएगा, लेकिन तृणमूल का ये कहना है कि चिटफंड के जो आरोपी है उनमें से ज्यादातर लोग अभी आपके पार्टी में ही है, तो उनके खिलाफ भी क्या आप लोग स्टेप लेंगे? जिनको भी हमने पार्टी में लिया है इनका रिकॉर्ड चेक कर लिया है। जब पारदर्शी जांच होगी तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनुपम दा। अमित जी, अनुपम मिश्रा, इंडिया टीवी। मेरा एक सवाल है कि ममता बनर्जी दो जो चरण पार हो गए हैं उसके बाद कह रही हैं बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, आपका आकलन। दूसरा आरोप है रुपयों का अनाप शनाप व्यवहार बीजेपी कर रही है, जगह जगह बहुत ज्यादा रुपया बीजेपी खर्च कर रही है। तो पुलिस तंत्र तो उनके पास है, पकड़ ले। उनको चलाना नहीं आता क्या? और 150 से ज्यादा सीट नहीं, ममता दी बंगाल के बाहर कहां गई है तो ऐसा आकलन कर सकती है? बंगाल के बाहर एक भी रैली किया है क्या? मुझे लगता है मित्रों अब आप सवाल फैब्रिकेट कर रहे हो। बहुत सवाल जवाब हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हो गया।